नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का जो चैप्टर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, शेखावटी पीडीएफ के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? तो ये जो देश है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन तीनों देशों में, इसके अलावा जर्मनी भी है। तो इन देशों में महिलाओं का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा है, मतलब महिलाओं की यहाँ पर अच्छी स्थिति है। भारत में जनगणना कितने साल में होती है? प्रति 10 साल में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया? तो भारत। ठीक है, तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को यहाँ पर समान आदर के भाव से देखा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाए रखने की बात की और उसके लिए उन्होंने काम भी किया? तो तीनों हैं, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर। निम्न में से किस देश में समरूप समाज पाया जाता है? तो स्वीडन में। एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है, तो कौन सी विचारधारा है वो विचारधारा है नारीवादी विचारधारा। नेक्स्ट है, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, जन्म पर आधारित होता है, यानी कि जन्म पर ही डिसाइड होता है उसकी जाति क्या रहेगी। ठीक है, जिस जाति में जन्म होगा वही उसकी जाति रहेगी। किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो नार्डिक देश में। स्थानीय सरकारों में यानी कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? तो 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं, यानी कि 33%। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो सही है। तो ब वाला, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि देश का अपना कोई धर्म नहीं है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की को दी गई असमान भूमिकाएं। असमान भूमिकाओं से तात्पर्य है कि भाई स्त्री के लिए समाज ने अलग कि भाई घर का काम करेगी, बच्चों को पालेगी, है ना, ये काम निर्धारित कर रखे हैं। और पुरुषों के लिए समाज ने बाहर का काम करना और पैसा कमा के लाना, ये काम निर्धारित कर रखे हैं। भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? तो पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 आरक्षण। नेक्स्ट है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में पाया जाता है? तो भारत में ही पाया जाता है। धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्या शुरू हो जाती है? सांप्रदायिकता की। ठीक है, यानी कि लोग आपस में लड़ने लगते हैं धर्म के आधार पर। सांप्रदायिकता राजनीति में कौन सा रूप धारण कर सकती है? तो उपयुक्त सभी। बहुसंख्यक वाद, सांप्रदायिक हिंसा का, धार्मिक पूर्वाग्रह का। नेक्स्ट है, अतिलोकात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? जर्मनी में, स्वीडन में, फिनलैंड में, नॉर्वे में। ठीक है, नारीवादी आंदोलन क्यों हुए? तो पुरुष एवं महिलाओं के असमान अधिकार एवं अवसरों के कारण नारीवादी आंदोलन हुए। यानी कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर लाने के लिए नारीवादी आंदोलन हुए। सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? लैंगिक असमानता, है ना, तो लिंग के आधार पर असमानता, यानी कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होते हैं? तो जातीय धर्म पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार से संबंधित कानून कौन से कानून कहलाते हैं? पारिवारिक कानून कहलाते हैं ये। महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई एक तरीका सुझाइए। तो घरेलू हिंसा अधिनियम एवं अन्य कानूनी नियमों की जानकारी देना। किसको? महिलाओं को। भारत में विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भावना बनाने का कोई एक तरीका बताइए। तो बड़े सार्वजनिक हितों तथा धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। साथ ही लोगों को भी आपस में एक दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार से भी आप मन से लिख सकते हैं। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जाति समूह के पदानुक्रम जिसमें एक जाति समूह के लोग सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे रहेंगे। जैसे कि पहले भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और एक क्षत्रिय। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार से इनका पदानुक्रम था। सबसे जो है उच्च जाति में किसको माना जाता था? ब्राह्मण को। सबसे निम्न में माना जाता था शूद्रों को। तो इसको बोलते थे वर्ण व्यवस्था। तो इसके बारे में भी अगर प्रश्न आता तो आप जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिकाएं। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा था। परंतु गांधी जी का तात्पर्य यहाँ पर नैतिक मूल्य से था। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 943। पुरुष महिला साक्षरता कितनी है? 65.46। और पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.14%। ठीक है, यानी कि पुरुषों की साक्षरता महिलाओं की तुलना में क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट है, इसलिए तो नारीवादी आंदोलन हो रहे हैं कि भाई पुरुष पढ़ रहे हैं ज़्यादा, महिलाएं कम पढ़ रही है। ऐसा क्या कारण है? लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर या लड़कों पर लड़कियों की संख्या या महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। जातिवाद से क्या आशय है? जब राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातिगत चेतना उकेर कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, इस प्रक्रिया को जातिवाद कहते हैं। यानी कि जब नेता जो लोग होते हैं वो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और उनका वोट बैंक हासिल करने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं जातिवाद। सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है? तो बिल्कुल यही बात सांप्रदायिक राजनीति पर भी लागू होती है। जब राजनीति में अन्य धर्मों की तुलना में एक धर्म को श्रेष्ठ बताया जाता है तो सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। यानी कोई नेता मान लो केवल हिंदुओं की बात कर रहा है या कोई नेता केवल मुसलमानों की बात कर रहा है, तो एक तरीके से ये जो राजनीति है ये क्या कहलाती है? सांप्रदायिक राजनीति। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो अमेरिका में हुई। लैंगिक असमानता का आधार क्या है? प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिका। यानी कि जो पुरुष और स्त्री में भेदभाव किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? तो एक तो यानी कि पुराने जमाने से जो परंपराएं चली आ रही है स्त्री और पुरुषों के बीच की, तो वो है एक तयशुदा सामाजिक भूमिका। यानी कि महिलाओं को क्या काम करने का क्या काम करना चाहिए, पुरुषों को किस प्रकार का काम करना चाहिए। तो पहले से समाज ने इनकी भूमिका निर्धारित कर रखी है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई? तो दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, अमेरिका में हुई थी। ठीक है, जातिवाद से हमारे समाज पर पड़ने वाले 2 प्रभाव। पहला है जातिवाद राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर देता है
और जातिवाद धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए विकास में बाधा डालता है। ठीक है, जब यहाँ लोग आपस में लड़ेंगे तो देश का विकास किस प्रकार से हो पाएगा। नेक्स्ट है जातिगत असमानता दूर करने के लिए क्या सुझाव है। तो ऊपर तो हमने देखे कारण, अब यह सुझाव, संवैधानिक प्रावधानों का पालन कठोरता से किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में जो है सभी नियम कानून बना रखे हैं परंतु पालन उनका कोई करता नहीं है। तो एक तो संविधान के जो प्रावधान है उनका पालन कठोरता से करवाना चाहिए। दूसरा, शिक्षा के प्रसार से भी जातिगत असमानता को दूर किया जा सकता है, यानी कि लोग अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे ना तो धर्म के आधार पर जब नेता लोगों को भड़काएंगे तो वे अपने विवेक से काम लेंगे, अपनी बुद्धि से काम लेंगे, उनके बहकावे में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो महिलाओं के राजनीतिक तथा वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग करने तथा उनके निजी और पारिवारिक जीवन में भी भागीदारी की या बराबरी की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, अमेरिका। भारत में लैंगिक विषमता या लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट करें। तो लैंगिक विभाजन से आशय पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य कार्य के विभाजन से है। कुछ घरेलू कार्य केवल महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, जबकि पुरुष कुछ विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि बाहर का पैसा कमाना इत्यादि। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के 3 लक्षणों का उल्लेख करें। तो पहला लक्षण है, भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। और तीसरा, भारतीय संविधान में धर्म आधारित भेदभाव को निषेध किया गया है, यानी कि संविधान धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी को अपने अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है और देश का अपना कोई संविधान मतलब अपना कोई जो है धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्ष मॉडल को क्यों अपनाया गया। तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है लगभग धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें नागरिकों का कोई भी अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है तथा किसी भी धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। विभाजन के समय यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तब भारत पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति पूर्ण रूप से सचेत थे, इस कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल अपनाया। क्योंकि अगर धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल नहीं अपनाते तो वर्तमान में भी ऐसा लड़ाई झगड़े होने की पूरी संभावना थी। इसलिए देश का कोई संविधान में कोई धर्म का जिक्र नहीं किया गया है। भारतीय राजनीति में जातिवाद की समस्या का उल्लेख करें। भारतीय राजनीति में जाति के अनेक रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि उम्मीदवारों का चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से, सरकार के गठन में जातियों का प्रतिनिधित्व देना, जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट पाने की कोशिश करना, जातिगत गोलबंदी और निम्न जातियों में राजनीतिक चेतना का उदय करना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करें। तो भारत में विधायिका में महिला प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.46% तक पहुंची है। राज्यों की विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से आरक्षण द्वारा तय कर देना चाहिए, यानी कि इसलिए तो पंचायती राज में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी ने क्या विचार थे। तो महात्मा गांधी के अनुसार धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया सकता। धर्म से उनका अभिप्राय नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। गांधी जी का मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए, यानी कि जो धर्म हमें सिखाते हैं किसी का नुकसान नहीं करना, सबका भला करना, तो ऐसे मूल्यों को राजनीति में अपनाना चाहिए। उससे क्या लोगों का भला होगा। आपके अनुसार सांप्रदायिकता एक चुनौती कैसे है, समझाना है। तो पहला है धार्मिक पूर्वाग्रह। यह सांप्रदायिकता की सबसे बड़ी आम चुनौती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं। देखो, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि किसी भी धर्म के बारे में पहले से अगर किसी ने सोच बना ली कि ये तो बेकार धर्म है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसका बोलते हैं धार्मिक पूर्वाग्रह। बनाई गई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता शामिल है। इस विभाजन को जन्म देती है। ठीक है, सांप्रदायिकता को जन्म देती है चीज़ें। सांप्रदायिक हिंसा, कई बार सांप्रदायिकता सबसे घृणित रूप लेकर सांप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार आदि भी करती है। यानी कि जब सांप्रदायिकता अपना रूप बड़ा कर लेती है तो फिर लोग आपस में क्या करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं धर्म के नाम पर। तो इस प्रकार से इस पाठ में ये पूछा जाएगा आपसे या तो सांप्रदायिकता के बारे में, धर्म निरपेक्षता के बारे में या नारीवादी आंदोलन के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।